एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटी साइंस के डर से नहीं इंटरेस्ट से लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ वी आर स्टार्टिंग our Indian economy book chapter first, and the chapter first name is Indian economy on the eve of independence. So let's start the chapter. First we will study the statement provided by Victor Alexander Roos, the viceroy of British India in 1894. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो ये एम्पायर है, उनका जो पूरा एम्पायर है वो किस पर डिपेंडेंट है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। अगर इंडियन इकोनॉमी उनके हाथ से चल जाएगी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत जगह कॉलोनी बनाई है, अदर प्लेसेस को भी कॉलोनी बनाई है, बट अगर वो कॉलोनी हमारे हाथ से चली जाएंगी तो हमें इतना गम नहीं होगा, हमारे एम्पायर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इंडियन जो इकोनॉमी है वो हमारे हाथ से चली गई तो हमारा एम्पायर का क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, मतलब कि अस्त हो जाएगा। जो इतना राइज में है हमारा एम्पायर वो पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था विक्टर अलेक्जेंडर रूस, जो वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के 1894 में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो हमें इस बुक में क्या पता चलेगा? इस बुक में हमें पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स क्या हैं। क्या जो हमारी अभी प्रेजेंट टाइम की इकोनॉमी है वो पहले से ही वैसी थी? क्या उसने कभी पास्ट टाइम को फेस ही नहीं किया है? तो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी जो प्रेजेंट टाइम में हुई है उसके पहले वो कैसी थी। सो लेट्स स्टार्ट। जो स्ट्रक्चर है इंडिया की जो प्रेजेंट डे की इकोनॉमी, वो अभी जो हमने अभी बस नहीं बनाया, उसकी रूट्स कहाँ पे? हिस्ट्री में। तो और रूट्स कहाँ पे हैं? रूट्स हिस्ट्री में तो हैं, बट किस हिस्ट्री में? ब्रिटिश हिस्ट्री में। ब्रिटिश हिस्ट्री में हमारे इंडियन इकोनॉमी के रूट्स हैं। तो हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। सो हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो पा ली, बट तभी उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किसकी देन थी? वो ब्रिटिश सरकार की देन थी। जो हमारी 15 अगस्त 1947 को हमारे पास जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उस टाइम पे इकोनॉमी किसकी देन थी? वो ब्रिटिश सरकार की देन थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें की थी वो इस इकोनॉमी में, हमारी इंडिया की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा था उसका। सो उस टाइम पे कैसी इकोनॉमी थी हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रिटिश टाइम पे कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी थी। सो जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था उसका मेन पर्पज़ क्या था? मेन पर्पज़ उसका था कि जो हमारी कंट्री है उसको क्या बना देना? एक सप्लायर की तरह बना देना। सप्लाई का मतलब क्या होता है? कि सप्लाई मीन्स टू, अगर प्रोड्यूसर है उसने कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया, बट वो सप्लाई भी तो करेगा ना किसी, जैसे किसी ने रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके वो किसी न किसी इंडस्ट्री में उस चीज़ को वो सप्लाई तो करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? सप्लाई। वैसे ही क्या ब्रिटिशर चाहते थे? उनका एक मेन पर्पज़ था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बना देना? एक एक्सपोर्टर बना देना रॉ मटेरियल का, एंड इम्पोर्टर बना देना फिनिश्ड गुड्स का। क्योंकि उनको लिए अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसको बेचना भी तो पड़ेगा ना। बेचने के लिए क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। ब्रिटिश सरकार को हमारे यहाँ से क्या मिल रहा था? रॉ मटेरियल मिल रहा था। रॉ मटेरियल मिलने के साथ साथ उनको कहीं पे बेचना भी तो होगा ना उस चीज़ को। रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए तो इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चुना, उसके साथ साथ अपने फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसको चुना? इंडिया को चुना। तो मेन पर्पज़ क्या था उनका? हम लोगों को क्या बना देना? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना देना एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना देना, मार्केट क्रिएट कर देना इंडियन इकोनॉमी को। सो अब हम देखते हैं कि लो इकोनॉमिक, अब हेडिंग का नेम क्या है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इसी यह हेडिंग ही आपको बताती है कि कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था कॉलोनियल रूल के टाइम पे। हेडिंग में क्या लिखा है? लो लेवल मीन्स टू डेवलपमेंट था ही नहीं। सो देखते हैं कि जैसे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई नहीं थी उससे पहले कैसी इकोनॉमी थी हमारी। इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले। वो सबसे ज़्यादा किस में डिपेंडेंट थे? उसके लोग एग्रेरियन इकोनॉमी थी, और मोस्टली पीपल्स कहाँ से अपनी लिवलीहुड अर्न करते थे? एग्रीकल्चर से। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी लाइक डैट। कैसी एक्टिविटीज़? जैसे कि टेक्सटाइल, किस टाइप के टेक्सटाइल? कॉटन एंड सिल्क से बने हुए टेक्सटाइल से हमारे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टू मैन्युफैक्चर करके कुछ गुड्स को बेचना। बट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसने वर्ल्ड वाइड अटेंशन पाई थी, वर्ल्ड वाइड उसकी रेपुटेशन थी। मीन्स टू उसका जो प्रोडक्ट्स था उसका बहुत ज़्यादा फेमस था। हमारे जो अदर्स कंट्रीज़ थी वो भी हमसे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं हमारे वो ख़रीदते थे, एंड हमारी वर्ल्ड वाइड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और प्रोडक्ट क्या क्या हम बेचा करते थे? जैसे हो गया टेक्सटाइल बने हुए कॉटन एंड सिल्क से, एंड कुछ प्रीसियस स्टोन से बने हुए, मेटल्स से बने हुए कोई चीज़ें बेची जाती थी हमारे
द्वारा, और लोग इंपोर्ट करते थे हमारे यहाँ से। क्यों इंपोर्ट करते थे? क्योंकि हमारी जो एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी प्रोडक्ट की, और जो क्राफ्टमैनशिप मीन्स जो हम लोग जब चीज़ बनाते तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल से बनाते थे, मीन्स टू वो जो स्किल को अपनी डाल देते हर चीज़ में, जिसकी वजह से क्या था, इसको एक वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। रेपुटेशन क्यों थी? क्योंकि हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा था, एंड वी कैन से डैट सो वी अंडरस्टूड डैट ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? हमारी इंडियन इकोनॉमी थी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट था उसको वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। एंड थर्ड थिंग ये है कि हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। फोर्थ ये थी कि हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, हमें किसी के अंडर झुकना नहीं पड़ता था, किसी से ज़्यादा किसी के अंडर नहीं थे हम लोग। सो अब हम देखते हैं कि जैसे जो कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा परस्यू की गई, उसका मेन इंटरेस्ट क्या था? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ होम कंट्री। मीन्स टू होम कंट्री किसको कह रहे हैं यहाँ पे? वो लोग ब्रिटेन को कह रहे हैं, ना कि इंडिया को कह रहे हैं। तो उनका मेन पर्पज़ क्या था? कि प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना ब्रिटेन को, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को, सब चीज़ों को क्या करना? प्रमोट करना, मीन्स टू प्रोटेक्ट भी करना अपनी कंट्री को एंड प्रमोट भी करना अपनी कंट्री को। सो इसीलिए उनकी जो पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें किया गई, इसीलिए उनकी पॉलिसी में क्या किया गया? इंडिया को क्या बना दिया गया? एक एक्सपोर्टर बना दिया गया रॉ मटेरियल को, एंड इम्पोर्टर बना दिया गया फिनिश्ड गुड्स को, ताकि क्योंकि क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है एंड प्रमोट करना। प्रोटेक्ट प्रमोट कैसे होगा? जाकि प्रोटेक्ट ऐसे रहेगा कि जैसे कि वो सप्लाई मिलता रहेगा उनको तो वो प्रोटेक्ट रहेंगे। एंड प्रमोट कैसे होगा? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो गुड्स होगा वो कहाँ पे सेल आउट होगा? वो सेल आउट होगा इंडिया में। सो जैसे कि उस टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी हमारे जो इंडिया की कभी भी नेशनल या पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश नहीं की। क्यों कोशिश करेंगे? वो जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया ही नहीं था, तो वो क्या को कोशिश करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या उनको अपनी खुद ही बेइज्जती करानी है क्या? क्योंकि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया नहीं था, तो हाई दे विल इवेल्युएट आवर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सो ऐसे, बट उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने ट्राई किया था। दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडे सिराज, VK राव, RC देसाई ने कैलकुलेट करने की कोशिश की, और इनमें से सबसे एक्यूरेट कौन थे? VK राव। एंड इन्होंने सबसे एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था रियल आउटपुट ग्रोथ कितनी है हमारी इंडियन इकोनॉमी की कॉलोनियल रूल के टाइम में। एंड इस टाइम पे इन्होंने गैस किया था कि जो 1900 से स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, वहाँ पे उस टाइम पे 2% से कम भी जो था वो 2% से कम था हमारा एग्रीगेट रियल आउटपुट ग्रोथ, एंड 0.5% से ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% था पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। सो अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसी कंडीशन थी। इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थी वो फंडामेंटली एग्रेरियन थी। मीन्स टू 85% जो कंट्री की पॉपुलेशन रहती थी उनमें से ज़्यादातर, मोस्टली पहले ये बात तो ये है कि जो हमारी पूरी पॉपुलेशन थी कंट्री की, जो होल पॉपुलेशन में से 85% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी? गांव में रहती थी। और वो जनरली किस तरह अपनी लिवलीहुड अर्न करती थी? वो अर्न करती थी अपनी लिवलीहुड एग्रीकल्चर से। तो विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर दे गेट देयर लिवलीहुड एंड ऑक्यूपेशन ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन दैन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, बट एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उसमें क्या थी? स्टैग्नेशन थी। मीन्स टू वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। और ये क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो कम क्यों थी? उसके मेन रीज़न क्या है? मेन रीजन है इसके कि बहुत सारे रीजन्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट रीजन ये है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम। मीन्स टू उस टाइम पे जो पीजेंट्स काम करते थे लैंड में, वो उनकी लैंड नहीं होती थी, वो लैंड होती थी उनके ऑनर की। एंड जैसे कि ज़मींदार हम ले सकते हैं, ज़मींदार की वो लैंड उसके अंडर आती थी। ज़मींदार की वो जो पर्सन उसमें काम कर रहा है उसकी लैंड नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो इंसेंटिव भी नहीं उसका होता था कि वो ज़्यादा ग्रोथ करे, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट वो पाए, क्योंकि उसको प्रॉफिट थोड़ा ना मिलेगा क्योंकि लैंड उसकी वो नहीं है। सो इसलिए पेरेंट्स भी इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करते थे। जैसे कि पर्टिकुलरली हम बात कर सकते हैं जो ज़मींदारी सिस्टम की वजह से भी जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं थी। और ज़मींदारी सिस्टम कहाँ पे था? बंगाल में था। और प्रेजेंट टाइम इंडिया के प्रेजेंट टाइम में ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी था। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स जैसे ज़मींदार ऑन करते थे लैंड को, बट उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे।
और इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती थी। क्योंकि पीजेंट्स कैसे इन्वेस्टमेंट करते, वो तो उनकी लैंडें नहीं है ना। अगर पीजेंट्स की लैंड होती तो वो इंसेंटिव कुछ करते, उसमें ग्रोथ करने के लिए कुछ ट्राई करते, बट वो उनकी लैंड है ही नहीं, इसलिए वो लोग कुछ इंसेंटिव भी नहीं करते थे। बट अगर कंपेयर करें तो ज़मींदार को या कॉलोनियल गवर्नमेंट को तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था ना। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि वो लैंड आपकी है तो आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करिए, बट वो लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जिसकी वजह से क्या था, कोई ग्रोथ ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट तो थी, बट ग्रोथ नहीं थी। क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसके पास जाता है, ज़मींदार या कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास, बट वो लोग क्या करते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे। एंड ज़मीन और एक सिस्टम है कि जैसे रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, जिसकी वजह से जो ज़मींदार थे वो लोग जो माइजरी भी नहीं समझते थे कि क्या मिजरी है पीजेंट्स की, वो लोग भी नहीं समझते थे। क्योंकि जो ज़मींदार था उसको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में कॉलोनियल गवर्नमेंट को पैसा देना होता था, नहीं तो उसकी ज़मींदारी क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी। इसकी वजह से वो क्या करता था, एक्सप्लॉइट करता था पीजेंट्स को, एंड जनरली उनके ऊपर फोर्स का अप्लाई करता था कि आप मुझे पैसा दो, और कुछ इंसेंटिव करता ही नहीं था, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं थी। और ये सेकंड है कि रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम की वजह से उसको इतना हार्शली बिहेव करना पड़ता था। एंड ज़मींदार को वही बताया गया कि ज़मींदार इस टाइप का एटीट्यूड क्यों करता था, क्योंकि उसको एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पे उसको देना पड़ता था। अगर वो नहीं देता तो उसकी क्या करती, ज़मींदार का जो राइट था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो राइट चला जाता। और अदर थिंग्स क्या हैं, और थर्ड थिंग ये है कि जो बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज होती थी उस टाइम पे, इरिगेशन फैसिलिटी कोई थी नहीं, ना तो फर्टिलाइज़र का यूज होता था। इसकी वजह से और ज़्यादा फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई, क्योंकि ग्रोथ थी नहीं, प्रोडक्टिविटी थी नहीं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी अच्छी यूज नहीं करोगे, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। इरिगेशन थी नहीं, क्योंकि आप मानसून पे डिपेंडेंट हो, कब तक मानसून तो फेल भी कर सकता है ना। इसकी वजह से ग्रोथ नहीं थी। और अदर मेथड और अदर थिंग ये है कि कॉमर्शलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का। मीन्स टू एग्रीकल्चर लोग जो उस टाइम पे कॉलोनी गवर्नमेंट थे वो ज़्यादातर फूड क्रॉप नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। उस टाइम पे लोग वो कैश क्रॉप में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना चाहती थी कैश क्रॉप, ताकि वो कैश क्रॉप उनके इंडस्ट्री में यूज हो पाए और ताकि उनसे फिनिश्ड गुड्स बन पाए। इसलिए वो चाहते थे कि कॉमर्शलाइजेशन हो जाए एग्रीकल्चर का। बट ये जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन होगा वो कहाँ पे यूज होगा, ब्रिटिश इंडस्ट्री में यूज होगा, यहाँ पे थोड़ा ना यूज हो जाएगा। इसलिए उसको काउंट ही नहीं करेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ में उसने कोई इफेक्ट ही नहीं डाला। क्या ग्रोथ में इफेक्ट डाला, कुछ ग्रोथ में इफेक्ट ही नहीं डाला ना, क्योंकि वो जो गुड्स है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, वो यूज होगा ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में। इंडिया में तो यूज हो नहीं रहा है। इसलिए क्या कहा गया है कि कोई भी ग्रोथ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, इसलिए उसको काउंट ही नहीं करेंगे क्या ग्रोथ हुई कि ग्रोथ नहीं हुई। एंड अदर क्या है, जैसे कि इसकी वजह से क्या था, ये जो कमर्शलाइजेशन हो गया था, इसकी वजह से तो वो लोग जो पहले तो फूड क्रॉप अपने खाने के लिए तो कर लेते थे, इसकी वजह से वो कैश क्रॉप थोड़ा ना खाएंगे, कैश क्रॉप नहीं खाएंगे। फूड क्रॉप अगर प्रोड्यूस करते तो खा भी सकते थे, बट वो कैश क्रॉप थोड़ा ना खाएंगे। इसकी वजह से और ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो गई। एंड जैसे एग्रीकल्चर डिटेरिएट था ही, उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और जैसे कि इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा उनको मानसून पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। और भी जैसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं था, जैसे कि टेरेसिंग हो जाता, फूड कंट्रोल, ड्रेनेज हो जाता है, और जैसे डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाता। ये सब कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड ही नहीं किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और फूड क्रॉप किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, कॉमर्शियल क्रॉप में हो गई। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, जो लार्ज फार्मर्स हुए वो ही इससे बेनिफिशियल हुए, ना कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिला। एंड टेक्नोलॉजी थी नहीं, और वो इंसेंटिव ना तो पेजेंट से इंसेंटिव लेते थे, क्योंकि उनकी लैंड नहीं थी, तो वो इंसेंटिव नहीं लेते थे कि अपनी तरफ से कुछ हेल्प करें, क्योंकि प्रॉफिट किसके पास जा रहा था, कॉलोनी गवर्नमेंट के पास एंड ज़मींदार के पास। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उस टाइम पे। जैसे कि हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी इंडिया में, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। कॉलोनियल रूल के टाइम पे कोई भी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हमारे यहाँ पे नहीं थी कि इंडस्ट्रियल बेस बन गया हो। कंट्री की जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी पूरी तरह से, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियाँ थी आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गुड्स आए थे मॉडर्न इंडस्ट्री से, उसकी वजह से जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी डिटीरिएट हो गई थी, वो भी अपने प्लेस डीके हो गई थी, मीन्स जो ख़राब हो गई थी। मीन्स क्यों हो गई थी, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसने क्या परस्यू किया था, उसने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी एंड अनफेयर ट्रेड पॉलिसी,
को इन दो पॉलिसी की वजह से हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिटीरिएट हो गई थी। क्यों? अब ये सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि आप इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर रहे हो, उसके जैसे इंडस्ट्री को सेटअप ना करना और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको भी ख़त्म कर देना। तो जो कॉलोनी गवर्नमेंट ने वही पॉलिसी को अपनाया था, और इस पॉलिसी को करने के लिए, ये सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने क्या चूज किया? अनफेयर ट्रेड पॉलिसी। मीन्स टू, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुड आता था, मतलब इंडिया में जब इंपोर्ट होता था फिनिश्ड गुड्स का जो ब्रिटेन इंडस्ट्री में बन रही है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता था। बट अगर जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो हमारी इंडस्ट्रीज़ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो गुड्स हमारे इंडिया से बाहर जाता था एक्सपोर्ट के लिए, उसमें इतना ज़्यादा टैक्स ये लोग लगा देते थे, लेवी कर देते थे, जिसकी वजह से वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? महंगा हो गया। मीन्स अब कोई ज़्यादा उसको खरीदेगा नहीं, क्योंकि महंगी चीज़ को ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको सस्ती चीज़ में मिलती है। इसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो उसका जो वर्ल्ड वाइड फेमस थी, वो रेपुटेशन थी, वो घट गई, क्योंकि इतना महंगा गुड्स मिलने लगा, कोई खरीदने नहीं लगा। और इंडिया में बात करें कि जो इंडिया में जो मॉडर्न इंडस्ट्री, जो ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्री से जो गुड्स आ रहा था, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन उसने क्रिएट कर दिया था। मीन्स टू कि जैसे वो जो गुड्स था वो सिंपली बहुत ही कम पैसे में बन जाता था, जिसकी वजह से क्या था, वो लोग इतने कम मनी में बन जाता था, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का जो गुड था उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा होता था, जिसकी वजह से लोग किसको चूज करेंगे? जो सस्ता होगा। तो सस्ता क्या था? जो ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्री का जो गुड्स है वो सस्ता था। इसकी वजह से क्या लोग प्रेफर करते थे जो मॉडर्न इंडस्ट्री का गुड, जैसे इंडियंस ही खुद ही प्रेफर करते थे मॉडर्न इंडस्ट्री का गुड्स, ना कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का गुड्स। सो अब हम देखते हैं कि जैसे कंट्री में वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे पूरी तरह डिटीरिएट कर दी गई थी। जो प्राइमरी मोटिव क्या था कॉलोनियल गवर्नमेंट का? सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना। ये कैसे किया? दो फोल्ड्स में। जैसे कि एक इंटेंशन ये था कि जो रिड्यूस कर देना इंडिया को, जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर है फिनिश्ड गुड्स का, जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, उसको हटा के वो उसको सिर्फ एक स्टेटस दे देना कि वो एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को, ना कि फिनिश्ड गुड्स को। किसके लिए? जो उसकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं ब्रिटेन की, उनके लिए सिर्फ एक रॉ मटेरियल को वो भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको क्यों करना था? ताकि वो एक्सपोर्टर बना सके, हमारे यहाँ को, हमारे इंडिया को एक्सपोर्टर बना सके। एंड सेकेंड थिंग ये था कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, जिसकी वजह से इंडिया को एक मार्केट क्रिएट कर देना है। किसके लिए? जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का गुड्स है उसके लिए एक मार्केट बना देना। दो मोटिव क्या थे सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के? दो मोटिव ये थे कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना देना रॉ मटेरियल को, एंड इम्पोर्टर बना देना फिनिश्ड गुड्स का। तो अब आप देखते हैं कि जैसे और भी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे कि जो हमारी इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको इतना ज़्यादा, जैसे हमने बताया कि उसमें डीके कर दिया, ख़राब हो गई, अब उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, तो लोग उसमें ज़्यादा उससे काम करना छोड़ दिया उन्होंने। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि नए गुड्स की डिमांड हमने बताया था कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ का गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि वो क्या था? वो सस्ता था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई हमारे इंडिया में। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हम ये सब पढ़ा चुके हैं। डिमांड वाज प्रॉफिटली मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट, हमने ये सब पढ़ा दिया, ये पढ़ चुके हैं। क्योंकि डिमांड किसकी बढ़ गई थी? चीप गुड्स की। चीप गुड कहाँ का था? ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ का। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड हाफ था 19th सेंचुरी में, उसमें कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ने रूट उनका स्टार्ट हुआ, उन्होंने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया, बट बहुत ही स्लो रेट पे। 19th सेंचुरी की बात हो रही है, मीन्स टू 80-50 से बाद का पीरियड की इसमें बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि 80-50 के बाद से कुछ इंडस्ट्रीज ने पनपना स्टार्ट किया हमारे इंडिया में, बट वो भी बहुत कम, इतनी ज़्यादा नहीं कि बहुत जल्दी। जैसे कि हम देखते हैं कि कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल से स्टार्ट हुई। कॉटन टेक्सटाइल मिल से कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ये मेनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में स्टार्ट हुआ, जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात में, क्योंकि कॉटन कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? महाराष्ट्र एंड गुजरात में, जिसकी वजह से यहाँ पे टेक्सटाइल मिल स्टार्ट की गई। लेकिन ये टेक्सटाइल मिल किसके द्वारा ऑन की जाती थी? ये ऑन की जाती थी इंडियन के द्वारा। बट जूट मिल की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे स्टार्ट की गई? बंगाल में। और ये किसके द्वारा ऑपरेट की जाती थी? ऑपरेट फॉरेनर्स के द्वारा। एंड देन फिर अब हम बात करते हैं कि जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में टिस्को मीन्स टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी शुरू होने लगी। तो उसमें से ये क्या थी? 1907 में टिस्को की स्थापना हुई इंडिया में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
इसका फुल फॉर्म है। अब बताइए बताइए कि टिस्को कैसे इतनी ज़्यादा फेमस हो गई इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे इसके बाद कुछ ही टाइम के बाद में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के लिए सारे जो ब्रिटेन वाले कहाँ पे लग गए थे, वो लोग लग गए थे वर्ल्ड वार को लड़ने के लिए। तो उनको क्या करेगा, उनके जो सोल्जर्स के लिए कोई जैसे आयरन के जो उनको टूल्स चाहिए वो कौन बनाएगा, तो इसको बनाएगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसके इसको हमारे इंडिया में पनपने दिया था। देन हम देखते हैं कि फिर जब बात करें कि फिर कुछ इंडस्ट्रीज आई हमारी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई एंड पेपर इंडस्ट्री हो गई। हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हार्डली ही होगी, कोई ही नहीं थी, क्योंकि अगर वो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बना देंगे तो सारा जो सारी चीज़ें हमारे यहीं पे ना प्रोड्यूस होने लगेंगी। अगर वो कैपिटल इतनी अच्छी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे लगा देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, तो उनको रॉ मटेरियल क्या एक्सपोर्ट करेंगे हमारे इंडियंस, वो तो यहीं पे ना एक्सपोर्ट कर देंगे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन इंडस्ट्री को। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो होती हैं जो मशीन से बनाती हैं, टूल्स बनाती हैं। एंड articles for consumption, the establishment of few manufacturing units here and there were no substitute to the near wholesale displacement of the country's ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारी जो कुछ इंडस्ट्री है जो बनी भी ना, इनको इतना ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस नहीं थी। जो हमारी इम्पोर्टेंस थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसकी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, और जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई उनको इतनी ज़्यादा रेपुटेशन नहीं हुई। हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी जो ग्रोथ रेट है, वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट और जो जीडीपी और या ग्रोस वैल्यू एडेड है वो बहुत स्मॉल था। Another significant drawback of new industrial sector was very limited operation of the public। अब कहे को ये तो बात देखिए, वो लोग क्यों करेंगे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ को फुलफ़िल कराना है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो वो हमारे यहाँ पे भला करेंगे। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ खोल के रख देंगे तो उनको एक्सपोर्ट कौन करेगा, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ इंसेंटिव नहीं किया। यही उसमें कहा गया कि सबसे ज़्यादा लिमिटेशन क्या थी कि पब्लिक सेक्टर जो था उसने ऑपरेट ही नहीं किया। वो कहाँ पे लिमिटेड रहा, रेलवे बनाने में, पावर जनरेशन बनाने में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स में और कुछ अदर डिपार्टमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड में क्या किया गया था। इंडिया क्या था, इंडिया इंपोर्ट करता था। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट था ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग को हमारे एंशियंट टाइम से चलती आ रही है, बट जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई गई कमोडिटी में, प्रोडक्शन में, ट्रेड में, कमोडिटी के प्रोडक्शन में भी कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई गई, ट्रेड में भी लगाया गया एंड टैरिफ में भी लगाया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया उसने हमारे फॉरेन ट्रेड को। जैसे इंडिया क्या बन गया, एक एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, किसका, रॉ सिल्क का, कॉटन का, वूल का, शुगर का, इंडिको का एंड जूट का। और इम्पोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का, जैसे कॉटन के क्लॉथ, सिल्क के क्लॉथ, वूलन के क्लॉथ, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री ब्रिटेन में जो मशीन से प्रोड्यूस होती थी वो कहाँ पे आती थी, इंडिया में आती थी। अब हम देखते हैं कि जैसे ब्रिटेन ने क्या कर लिया, मोनोपोली भी क्रिएट कर लिया हमारे ट्रेड में। जैसे इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया और इम्पोर्टर बना दिया। जैसे कि इंडिया का जो मोस्टली ट्रेड किसके साथ होता था, हाफ ऑफ द ट्रेड होता था ब्रिटेन के साथ, और बट कुछ कंट्रीज़ के साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अलाउ करा था कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे उन कंट्रीज़ में नेम आता है चाइना, सीलोन, श्रीलंका एंड पर्सिया को उस टाइम पे ईरान का को उस टाइम पे सिलोन कहते थे। और जब स्वेज कैनाल ओपन हो गया, स्वेज कैनाल जब बन गया, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने लगा हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड में। पहले जो कंट्रीज़ के साथ अलाउ भी किया था उन लोगों ने उस टाइम, उसके बाद जब स्वेज कैनाल इस्टेब्लिश हो गई 1869 में, उसके बाद से उन लोगों ने पूरी तरह से मोनोपोली एक्वायर कर लिया हमारे ट्रेड में। अब हम देखते हैं कि जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी वजह से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, चाहे रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसकी वजह से कुछ हम लोग को फ़ायदा तो होता ही होगा ना, लेकिन जो फ़ायदा तो आता था वो सब कहाँ पे चला जाता था। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स का, इसकी वजह से स्केर्सिटी भी हो गई। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को सारा, हम सब चीज़ें कैश क्रॉप पे गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्केर्सिटी हो गई फूड ग्रेन्स की एंड कैरोसिन ऑयल एक्सेट्रा की। देन हम देखते हैं कि जैसे जो एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स जो फ़ायदा जो होता था उसकी वजह से कोई भी इतना ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर नहीं आ गया इंडिया में। वो जो सारा पैसा था वो कहाँ पे यूज किया जाता था, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना ऑफिस बनाती थी उसमें, जो वॉर लड़ती थी वो हमारा पैसा यूज कर लेती थी उसमें, और जैसे कि कुछ इंपोर्ट करती थी इन्विजिबल सर्विसेज, जैसे इन्विजिबल आइटम्स, जैसे उनमें भी हमसे ही पैसा लेती थी, जिसकी वजह इसको टर्म से क्या दिया गया है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब क्या है, जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स
जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट करते थे उसका यूज कहाँ पे होता था, ना कि इंडिया की ग्रोथ में होता था, ना कि इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए होता था। वो कहाँ पे होता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज़ को सेटअप या ऑफिसेज को सेटअप करने के लिए होता था। और इम्पोर्ट जो करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ आइटम्स को उनके लिए, इंडिविजुअल आइटम्स को उनको पे करने के लिए होता था, एंड जो वॉर लड़ते थे उसमें पैसा जाता था। अब हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन उस टाइम पे कैसी थी। फर्स्ट सेंसस कब किया गया था, ऑफिशियल सेंसस 1881 में। क्या किया, 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस किया गया था कि क्या कंडीशन है, लोगों की क्या कंडीशन है उस टाइम पे। देन अब हम देखते हैं कि जैसे 10 ईयर्स में फिर हर साल सेंसस होने लगे। बिफोर 1921 के पहले इंडिया कौन सी स्टेट में था, फर्स्ट स्टेज में। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 1921 के बाद सेकेंड स्टेज में पहुंच गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है जब हाई बर्थ रेट होता है एंड हाई डेथ रेट होता है। तो 1921 के पहले हमारे क्या होता था, हाई बर्थ रेट होता था हमारे यहाँ पे, एंड हाई डेथ रेट होता था, डेथ रेट होता था। देन 1921 के बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो हाई बर्थ रेट तो हाई रहा, बट डेथ रेट जो था वो कम हो गया। अब हम देखते हैं कि जैसे लिटरेसी कैसी थी उस टाइम पे, 16% सिर्फ पॉपुलेशन जो थी, 16% से कम पॉपुलेशन भी क्या थी, वो लिटरेट थी। एंड महिलाओं में अगर बात करें तो 7% से कम महिलाएं भी पढ़ी लिखी थी। अब हम देखते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बहुत ही बेकार थी, और जो भी थी पब्लिक हेल्थ सर्विस पहली बात तो बहुत कम थी, और जो भी थी वो इनएडिक्वेट थी। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी थी, जैसे वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीजें भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, एंड हाई मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, मीन्स जो महिलाओं की कितनी मृत्यु हो रही है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महिलाएं की मृत्यु हो रही थी, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि 1000 बच्चों में कितने लोगों की मौत हो रही है। सो अबाउट 218 लोगों की मौत हो जाती थी 1000 बच्चों में, 2018 बच्चों की मौत हो जाती थी। एंड वहीं हम बात करें कि जैसे अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 33 बच्चों की मौत होती है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो उस टाइम पे कितनी थी, 44 ईयर थी, और इस टाइम पे कितनी है, 69 ईयर थी। बट हमारे पास कोई भी इतना टूल्स नहीं है जिसकी वजह से हम पता कर पाएँ कि उस टाइम पे पॉवर्टी थी कि भी नहीं थी। बट इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। हमारे पास कोई टूल नहीं है बताने के लिए कि उस टाइम पे कितनी पॉवर्टी थी, बट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही पॉवर्टी थी। अब हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर से में मोस्टली पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट थी। मोस्टली पॉपुलेशन किस में डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर में। अबाउट 70 to 70% पॉपुलेशन हमारी किस में डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर में। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ डिपेंडेंट थी 10%, एंड सर्विस सेक्टर में सिर्फ डिपेंडेंट थी 15 to 20%। अगर हम कुछ रीजनल वेरिएशन की बात करें, जैसे मद्रास में अगर हम बात करें, मद्रास में उस टाइम पे किससे बना होता था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, और बॉम्बे एंड बंगाल की, इन 3 जगह की हम बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ, एक कमी आई एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे जो लोग डिपेंडेंट थे वो लोग हट के अदर सेक्टर में जाने लगे, बट जैसे कहाँ पे जाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग में, ये सर्विस सेक्टर में। बट हम वहीं अगर बात करें राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब की, यहाँ पे लोग क्या हुआ, यहाँ पे लोग और ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से हट के एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होने लगे। यही कहा गया कि रीजनल वेरिएशन भी था उस टाइम पे। अब हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो एलिमेंट्स होता है जो बताता है कि आपके यहाँ पे ग्रोथ कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है। अगर यहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके यहाँ पे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी एंड डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी, वो डेवलप कंट्री होगी जिसके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। तो हम बताते हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, एक इकोनॉमिक, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, एक इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज भी आएगा उस कंट्री में, एंड डेवलपमेंट की ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। देन हम देखते हैं कॉलोनियल रिजाइम ने क्या बनाने की कोशिश की, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किया। बट ये हमारे लिए नहीं डेवलप किया, भैया इंडिया को हमें डेवलप करना है, इसलिए हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ये उनका कोई ये पर्पज़ नहीं था, उनको सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें डेवलप की थी। क्योंकि जो उस टाइम पे जो उनके व्हीकल्स थे, वो जैसे जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत बेकार रोड थी, उनकी जो मॉडर्न व्हीकल उसमें चल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, रोड्स बनाए। और रोड्स किस लिए बनाए, ताकि उनकी जो ब्रिटिश जो आर्मी है वो अंदर जा सके, रूल अच्छे से कर पाए। इसकी वजह से
वो क्या उन्होंने रोड सब बनाया। एंड थर्ड थिंग ये है कि जैसे रॉ मटेरियल्स जो अच्छी रोड होगी तो रॉ मटेरियल भी ईजिली उनको मिल जाएगा, अच्छे से सब जगह से रॉ मटेरियल आ पाएगा। तो 3 पर्पज़ के लिए रोड्स को बनाया गया था, क्योंकि उनके मॉडर्न व्हीकल्स अच्छे से चल नहीं पाते थे। सेकंड थिंग आर्मी को अंडर तक भेजने के लिए, थर्ड थिंग रॉ मटेरियल को सब जगह से पाने के लिए। बट जो उन्होंने रोड बनाई सर वो ऑल वेदर रोड नहीं थी, वो ख़राब हो जाती थी। रेनी सीजन जब आता था तो वो रोड से ख़राब भी हो जाती थी। हम देखते हैं कि जैसे दीज एरिया में बहुत ज़्यादा जैसे कैलामिटी आ गई, फैमाइंस कैलामिटी कोई भी आ गई, तो पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरिया सफर्ड ग्रीवली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एंड फैमाइंस। अब देखिए रोड ख़राब हो गई तो क्या हो गया, जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ से रोड का कोई कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, सो जो पीपल्स उस जगह पे रहते थे जहाँ पे रोड का कनेक्शन नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था नेचुरल कैलामिटी एंड फैमाइन से। हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया। और फर्स्ट रेलवे कब इंट्रोड्यूस की गई, 1853 में स्टार्ट हुई, कहाँ से, मुंबई से थाने तक। देन हम देखते हैं कि जैसे ये सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन था हमारे लिए, क्योंकि रेलवे के ओपन करने से क्या हुआ, 2 तरीके से हमको फ़ायदा हुआ। पहला ये है कि हम लोगों को जो लॉन्ग डिस्टेंस अब ट्रैवल करना होता था वो ईजिली हम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर बना था, जैसे कि तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश वालों का कल्चर नहीं जानते थे, ये जो बैरियर बना था ये भी टूट गया। ये जो रेलवे चल गई जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड तो ईजी हुआ है, उसके साथ साथ जो कल्चरल एंड जोग्राफिकल बैरियर था वो भी क्या हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा ये भी टूट गया। और जिसकी वजह से अब कोई कल्चरल एंड जोग्राफिकल बैरियर बचा ही नहीं। हम देखते हैं कि जो जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को क्यों इंट्रोड्यूस किया, रेलवे को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि अच्छे से कॉमर्शलाइजेशन हो पाए, अच्छे से रॉ मटेरियल जो भी हैं वो अच्छे से और तुरंत पास हो पाएँ, तुरंत ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में जा पाएँ। इसकी वजह से रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। और रेलवे के इंट्रोड्यूस होते ही कॉमर्शलाइजेशन जो इंडियन क्रॉप्स, इंडियन एग्रीकल्चर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए विलेज, क्योंकि अब सब बहुत ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करने लगे तुरंत कैश क्रॉप में ही। अब जितने लोग फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते थे वो ज़्यादा लोग अब कैश क्रॉप में चले गए, जिसकी वजह से अफेक्ट हुआ हमारा विलेज एरिया। तो हम देखते हैं कि इंडियन का एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये तो हम मानते ही। बट क्या इसका बेनिफिट्स हमारे लोग को मिला, हम देख चुके हैं। ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ हो गया था। सोशल बेनिफिट्स किसको जाते थे, सारी चीज़ें जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। रेलवे को जैसे बनाया गया तो उसकी वजह से कैसे बनाया गया, कहाँ उन्होंने अपने पैसे खर्च किए होंगे, हमारे पैसे खर्च किए होंगे भैया। तो इसी की वजह से रेलवे बना, बट किसके कॉस्ट में, हमारे लोगों की कॉस्ट में। तो हम देखते हैं कि जैसे डेवलपमेंट हुआ रोड्स एंड रेलवेज का, जिसकी वजह से और भी चीज़ें की गई कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे इनलैंड ट्रेड के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उड़ीसा में एक कैनाल बनाई थी, कोस्ट कैनाल, जिसको उड़ीसा कोस्ट में एक कैनाल बनाई थी। बट ये बहुत ज़्यादा महंगी थी और ये इतनी ज़्यादा कम्पीट भी नहीं कर पाई रेलवे के कंपेरिजन में। हम देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया गया किनके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड पोस्टल सर्विसेज जो किया गया, और टेलीग्राफ जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1857 में। और इसका मेन पर्पज़ क्या था, इनका मेन पर्पज़ था कि ताकि अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाए। एंड पोस्टल सर्विसेज का मेन पर्पज़ उनके लिए क्या था, उनके लिए भी यही था कि अच्छे से गवर्न हो पाए, अच्छे से रूल इस्टेब्लिश हो पाए हमारा, यही मेन पर्पज़ था उनका। और जो पोस्टल सर्विस का में इंट्रोड्यूस की हुई थी 1837 में इंट्रोड्यूस की गई थी। पोस्टल सर्विस पब्लिक के लिए था एंड जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो था गवर्न करने के लिए एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। हम देखते हैं कि बट ये भी इनएडिक्वेट है, इतना अच्छा नहीं था भैया, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया है, ये भी बहुत। अब हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। हम देखें कि जैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे लो प्रोडक्टिविटी थी, उसके इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेबर डिपेंडेंट थी, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी हम देख चुके हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा रो रहा था कि भैया हमें मॉडर्नाइज कर दो, डाइवर्सिफाई कर दो, ये कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर दो, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए। और फॉरेन ट्रेड में क्या था, फॉरेन ट्रेड सिर्फ और सिर्फ किसको फीड करता था, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था वो क्या था, रेलवे जो थी वो किसके लिए थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का भला कर पाएँ। वो सब चीज़ें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया गया वो सिर्फ और सिर्फ किसको कर रही थी, गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए, ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए।
अब हम देखते हैं कि जैसे एक्सपेंशन हुआ, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, एंड वेलफेयर किसका हुआ? वेलफेयर हुआ गवर्नमेंट का, ना कि जो इंडियन पब्लिक थी उसका कोई भी उसका वेलफेयर नहीं हुआ। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि जैसे अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएटेड इन इंडिया ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटेन गवर्नमेंट। उन्होंने खुद नहीं चाहा था, बट वो हो गया, हमारे लिए पॉजिटिवली काम आए। जैसे कि जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उनका था, जैसे वो गवर्न करते थे, वैसे ही हम लोगों ने अब अडॉप्ट किया, उसी तरह मिलता जुलता है हमारा। तो फर्स्ट थिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका हमने लिया है, तो ये पॉजिटिव था। देन सेकंड थिंग ये था कि कॉमर्शलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर में, मीन्स तो अब लोग क्या हो गए थे कि हमें बेचना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करना है। थर्ड थिंग ये था कि रेलवे एंड रोडवे बनाई गई थी, जिसकी वजह से क्या था, बहुत हम लोगों ने वो भी कॉपी किया। अभी भी देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हैं रेलवे जो हैं ब्रिज हैं वो अभी तक भी सस्टेन है। हम देखते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, अब हम लोग सिर्फ बार्टर सिस्टम में नहीं फोकस थे, हम मॉनेटरी पॉलिसी मीन तो पैसे से व्यापार करते थे। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश उन्होंने दिया है, अब तो देख ही रहे हैं आप लोग इंग्लिश का कितना ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एंड फ्री ट्रेड भी सीखा कि कैसे फ्री ट्रेड होते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ सीखी हम लोगों ने। सो वी हैड completed this chapter, we had completed first chapter of an Indian economic book. So if you like my video, so please like all my video and subscribe my channel. Thank you.